Hello everybody, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं आय और अन्य मापदंड के बारे में। जैसा कि इसके दो पार्ट पहले बनाए जा चुके हैं, हम लोग NCERT क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 विकास डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। डेवलपमेंट में आय और अन्य मापदंड कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं, आय की क्या वैल्यू होती है, आइए आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा, यानी व्यक्तिगत इंडिविजुअल, जब हमने ये देखा कि ये हमारी व्यक्तिगत पर्सनल हमारी ये रिक्वायरमेंट है और ये हमारा ये लक्ष्य है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। यानी कि वो सिर्फ यही नहीं सोचते कि हम डेवलप करें या हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य पूर्ण हो, उसके साथ साथ वो ये भी सोचते हैं कि हमारी सिक्योरिटी भी हो और हमारा रिस्पेक्ट भी हो, हमको क्या है, इक्वलिटी मिले, समानता मिले, बराबरी मिले समाज में। वो साथ साथ में ये भी सोचते हैं। नेचुरली है कि विकास करने के लिए या अपने लक्ष्य को गेन करने के लिए हमको इन सब बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सिक्योरिटी है, हम सुरक्षित हैं कि नहीं है। पता चले हम कोई कार्य कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए और कोई सुरक्षा है नहीं, कोई आकर के बीच में उसमें अवधान उत्पन्न कर दे तो क्या होगा, हमारा जो हम लक्ष्य अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं नहीं कर पाएंगे ना। तो सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है जिससे कोई रुकावट ना आ सके। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ऐसे जब हमको मान लीजिए कंट्री लेवल पे डेवलप करना है, तो कंट्री लेवल पर भी डेवलप करने के लिए हमको उसमें तमाम प्रोसेस होते हैं, अनेक प्रोसेस होते हैं। उसके उन सभी प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हमको फुलफ़िल करना पड़ता है। जब तक उसको हम फिल करेंगे नहीं तब तक हम अपना काम नहीं कर सकते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 केरल, पंजाब और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2002-3 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। आइए हम उस तालिका से देखते हैं कि पंजाब में प्रति व्यक्ति आय जो है 2002-3 के लिए जो सर्वे हुआ था वो 26,000 थी, केरल में 22,800 थी और बिहार में 5,700 थी। तो तीनों स्टेट में अलग अलग है। सबसे ज़्यादा पंजाब, सेकंड नंबर पर केरल और थर्ड नंबर पर बिहार है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ यह है कि औसतन पंजाब में एक व्यक्ति एक वर्ष में 26,000 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 5700 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित माना जाएगा। अब पंजाब में क्या है, पंजाब के विकसित होने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, कृषि के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। एग्रीकल्चर के लिए जो सोर्स चाहिए, जो नवीनतम टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति आने के बाद वहाँ काफ़ी कृषि के उत्पादन क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है, और जबकि अभी अन्य स्टेटों में उतना नहीं हो पा रही है। इसका एक कारण ये भी है कि हरित क्रांति के बारे में लोगों को जानकारी ना होना, ज्ञान का अभाव होना। तो पंजाब इसीलिए सबसे आगे है।
पंजाब, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। अब जैसे इसमें देखिए, शिशु की मृत्यु दर जो थी 49 थी 2003 में 1000 प्रति व्यक्ति पर, और साक्षरता दर 70% थी। उपस्थिति अनुपात जो था कक्षा 1 से 5 तक वो 81% था 1995-96 में। जबकि केरल और बिहार में अगर हम देखते हैं तो मृत्यु दर में केरल में कमी है, जबकि बिहार में बढ़ोतरी है। साक्षरता दर में केरल बहुत आगे है, अभी भी केरल हर स्टेट की अपेक्षा केरल में साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो लोग शिक्षा पर ज़्यादा बल देते हैं। और बिहार में देखिए पंजाब और केरल से भी कम है। हालांकि अब की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो रही है बिहार की, काफ़ी लोग साक्षरता पर फोर्स कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का चेंज हो रहा है। और अगर हम ये कक्षा 1 से 5 का उपस्थिति निवल अनुपात देखें तो सबसे कम बिहार का है और फिर केरल का है, सबसे अधिक केरल का है, फिर पंजाब का है। इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या। शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, ये आप नोट्स में लिख लीजिएगा। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो दर्शित करता है वह शिशु मृत्यु दर कहलाती है। साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात। 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, यानी जो कक्षा 6 से 10 यानी जो 6 से 10 वर्ष के हैं, साल के हैं, उनमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के, यानी 6 से 10 वर्ष के बच्चों में जो भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, जो नहीं जाते हैं, टोटल पहले बच्चों की संख्या ली जाएगी और उसमें से कितने प्रतिशत लोग स्कूल जा रहे हैं, तो वही होगा निवल उपस्थिति अनुपात। यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 11 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन पंजाब में यह अनुपात 49 है, जो केरल की तुलना में लगभग 5 गुना है। दूसरी ओर पंजाब का प्रति व्यक्ति आय केरल से कहीं ज्यादा है, जैसा तालिका 1.3 में दर्शाया गया है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। तो मृत्यु दर होने का कारण क्या है? या तो हम उनका ढंग से इलाज नहीं करा पाते हैं, या तो जन्म के बाद जो भी सावधानी बरतनी चाहिए, जो भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हम वो ले नहीं पाते हैं। तो इसी के कारण अगर ये नहीं ले पा रहे तो उसका रीज़न क्या है कि कहीं धन का अभाव हो सकता है, यानी पॉवर्टी, जैसा कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न तो है जिसके चलते मृत्यु दर को रोका नहीं जा पा रहा है, कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। दूसरा यह देखिए कि यह आंकड़े किस वर्ष के हैं। यह वर्ष 2003 के हैं। हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, यह हमारी स्वतंत्रता के 56 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। ज़्यादा पुरानी तो बात है नहीं। तो ये भी डेवलपमेंट में एक प्रकार की बाधा है। अगर शिशु मृत्यु दर देखी जाए तो अगर हम इस पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं तो ये हमारा असफलता ही कहा जाएगा। अब रीज़न कोई भी हो सकता है, उस रीज़न का पता करना चाहिए और उसके दूर करने के लिए हमको जो भी प्लानिंग हो, जो भी मिशन हो, उसको लागू करना चाहिए, क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। अगला टॉपिक है आपका सार्वजनिक सुविधाएं,
यानी जो आय और अन्य मापदंड थे उसमें एक क्लियर बात समझ में आ गई कि आय के लिए हर स्टेट की अलग अलग आय हो सकती है और लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं जैसी जैसी अलग होंगी वैसी वैसी ही उस राज्य की जो आय होगी वो बढ़ती जाएगी। और आय बढ़ने के लिए अन्य मापदंड क्या हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर है, साक्षरता है, ठीक है, ये सब शिशु मृत्यु यानी कि ये सब अन्य मापदंड में जो हैं ये प्रभावित करते हैं। अब मान लीजिए जो शिशु की मृत्यु दर है, अगर उतने ही शिशु जिंदा होते आगे चल करके हो सकता है वो भी देश के निर्माण में, देश के विकास में हेल्पफुल सिद्ध होते। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे ही, देश के विकास के लिए विकसित हो करेंगे ही। तो ये सब भी विकास को इफेक्टिव करते हैं। इन सब से भी छुट्टी पाना, निजात पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला है सार्वजनिक सुविधाएं। अब सार्वजनिक सुविधाएं क्या, आइए इसमें हम पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है कि पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यदि हमारे पास पैसे बहुत हैं और हम वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारी वस्तुएं परचेज कर सकें जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। आय मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने भी रखता है। जब धन नहीं रहेगा तो हम खरीदेंगे कहां से? उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। ये सबको देखना पड़ेगा। उस समुदाय में, उस सार्वजनिक स्थान पर जो भी लोग रहते हैं उनको सबको ये माइंड में रखना होगा कि अगर कोई समस्या आ रही है, किसी समस्या को लेकर के कोई ग्रसित हो रहा है, कोई बीमारी आ रही है, तो अकेला आदमी क्या, सबको मिलकर के ही उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। अब मान लीजिए शिक्षा की समस्या है, तो शिक्षा की समस्या के लिए सबको प्लान बनाना पड़ेगा, उसके लिए सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा कि हाँ अब हम ये योजनाएं लानी हैं, हमको गांव में या अपने समाज में शिक्षा को कैसे प्रचार प्रसार करना है, या शिक्षा अगर आ गया है तो उसमें कैसे हम पढ़ाएं, फीस कहाँ से पे करें। तो ये सब बातें मायने रखती हैं देश के विकास में। बाकी आओ इन पर विचार करें, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या होगी तो पूछिएगा। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी यहाँ दी हुई है, इस श्रेणी को आप रीड करिएगा। उसके बाद रिक्त स्थान जो भी दिए गए हैं इसकी आप पूर्ति करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगला यहाँ है एक कार्यकलाप 3 देख लेते हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि क्या वयस्क अल्प पोषित हैं, एक तरीका है जिसे पोषण वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक VMI कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है, यानी कि पोषण को मापने का जो तरीका है या पोषण मापने की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। अब कैसे कैसे मेजर करते हैं आइए उसको देखते हैं। किसी व्यक्ति का भार किलोग्राम में लीजिए, फिर उसकी लंबाई मीटर में लीजिए, फिर भार को लंबाई के वर्ग से भाग दीजिए। अगर यह संख्या 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को अल्प पोषित कहा जाएगा, लेकिन अगर यह संख्या 25 से अधिक है
तो वह व्यक्ति अतिभारित है। लेकिन याद रखिए कि यह मापदंड बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होता। कक्षा में हर विद्यार्थी और 3 वयस्कों का वजन और ऊंचाई मापें। इसके लिए अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के वयस्कों को चुनें, जैसे कि निर्माण कार्य में लगे मजदूर, घर में काम करने वाले नौकर और दफ्तरों में काम करने वाले लोग, व्यापारी इत्यादि। यानी कि 3 अलग अलग टाइप की मेहनत करने वालों को लोगों को चुनना है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क में हेल्प करते हैं, काम करते हैं, तो उनकी तो स्वाभाविक बात है कि उनकी शारीरिक ताकत जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। जो ऑफिस में बैठते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, सबके अलग अलग हम सैंपल ले करके ये आंकड़े को जान सकते हैं। तो ऐसा आप कीजिएगा, पहले आप अपना वेट कीजिएगा, फिर लंबाई को मीटर में लीजिएगा, फिर उसके बाद लंबाई को, भार को लंबाई के वर्ग से डिवाइड करना है। ऐसा करके आप बताइएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इसको अच्छे से रफ और पेन के माध्यम से आप सभी को समझाऊंगा। मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या कहती है? एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीजों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और पंजाब की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में है। पिछले लगभग 1 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। आय का मापन किया जाने लगा है कि विकास कितना, यानी कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इसलिए अब आय का भी मापक किया जाने लगा है। पहले क्या था? स्वास्थ्य और शिक्षा को ही लेकर के अब विकास की रिपोर्ट तैयार की जाती थी, लेकिन अब उसमें आय भी इंक्लूड कर लिया गया है। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2006 की मानव विकास रिपोर्ट की कुछ संबद्ध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। ये आंकड़े यहाँ दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम आपको बताएंगे इस चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि हमारे चैनल से अपलोड होने वाली समस्त वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इन सभी टॉपिक्स में अगर कहीं भी किसी का कोई डाउट्स है, आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।